मेरा नाम अजीत गौतम है। पंजाब स्टेट को बिलोंग करता हूँ और मैं पंजाब स्टेट से 1955 के अंदर मैं दिल्ली आया था और दिल्ली आकर 15 साल की एज के अंदर मेरे को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास मौका मिला आने का, क्योंकि नानचंद रत्तू जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे वो मुझे जानते थे, उनकी वजह से मैं वहाँ पर आया था। और लेकिन मैं उस वक़्त बहुत ही मेरे में चाहत थी उस महापुरुष को मिलने की, और मैं सुबह ही पहुँच जाता था और जो ही दफ्तर से छुट्टी होती थी मेरे को और मैं भी वहाँ पर आ जाता था। लेकिन आज ये मैं पूना पैक्ट के बारे में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि पूना पैक्ट एक ऐसा पैक्ट हुआ था गांधी और बाबा साहब के विचकार, जिससे बाबा साहब बड़े दुखी हुए थे। क्योंकि बाबा साहब दुखी इसलिए हुए थे क्योंकि उस वक़्त बाबा साहब का जो समाज था वो तैयार नहीं था और बाबा साहब अकेले थे। अब मैं बात शुरू करता हूँ, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब 1913 के अंदर इंग्लैंड गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने वहाँ के हालात के बारे में देखा, लोगों के बारे में देखा, लोगों के आपस में प्यार के बारे में देखा, और वहाँ पर उनके जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जॉन दवे, उन्होंने अपने प्रोफेसर से मानवतावाद की बात को सीखा। मानवतावाद का भरपूर जो सोच थी उनको प्रोफेसर जॉन दवे से मिली, क्योंकि प्रोफेसर जॉन दवे का बाबा साहब बहुत ही सत्कार करते थे, क्योंकि उनको पता था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो आज यहाँ पर आए हैं पढ़ने के लिए, किस हालात में आए हैं और कौन से समाज को बिलोंग करते हैं, कौन से समाज में से आए हैं। और वो समाज जिस समाज का एक भी बच्चा पढ़ा लिखा नहीं था बाबा साहब से पहले, क्योंकि बाबा साहब ने 1907 में ही मैट्रिक पास की थी, लेकिन उस बाद कोई भी समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो प्रोफेसर जॉन दवे ने इसी बात को लेकर उनके अंदर एक बहुत चाहत पैदा हुई बाबा साहब के प्रति कि ये जो स्टूडेंट है मेरा, मैं इसको कैसा बनाना चाहता हूँ, इसके अंदर रहम और मानवतावाद की पूरी जगह हो। तो बाबा साहब ने कई बार इस बात के लिए महसूस भी किया था, कहा भी किया था कि मैंने प्रोफेसर जॉन दवे से बहुत कुछ सीखा था। और 1913 में ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश की व्यवस्था पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि कास्ट है दी कर्स ऑफ इंडिया, जो कास्ट जाति व्यवस्था है देश की है, ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि कैंसर का इलाज तो हो सकता है लेकिन जाति व्यवस्था का इलाज नहीं हो सकता। और उन्होंने इसी पर ही अटैक किया और वो इसी व्यवस्था के खिलाफ थे। वो जाति विहीन समाज को बनाना चाहते थे। जब वो वहाँ से पढ़कर वापस आए इस देश के अंदर, तो जहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो थी वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी। आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये सोचा कि भाई ये तो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मेरा समाज तो 4000 साल से गुलामी की जंजीरों में है, मेरा समाज जो है हम तो गुलामों के गुलाम हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 4000 साल की गुलामी के लिए अकेले ही लड़ना शुरू कर दिया। उनके साथ कोई भी नहीं था, क्योंकि समाज तो तैयार नहीं था। इसलिए एक तरफ कांग्रेस पार्टी सारा देश 250 साल की गुलामी के लिए लड़ रहा था अंग्रेज़ों के साथ, और लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो थे अकेले 4000 साल की गुलामी के लिए लड़ रहे थे। आप ये देखिए मेरे समाज के लोगों, मेरे समाज के दो साथियों, आप ये देखिए कि उस वक़्त 90 साल या 100 साल पहले जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अकेले ही इस देश में इस व्यवस्था का मुकाबला कर रहे थे या इस दलित समाज के लिए आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, बताइए उस वक्त उन पर क्या गुजरी होगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जहाँ तक कि कह दिया गया ये अंग्रेज़ों का दलाल है, ये अंग्रेज़ों का पिट्ठू है, ये को बाहर का अंग्रेज़ है जो कि जहाँ के इस गरीब समाज को एक्सप्लॉइट कर रहा है। जब ये बातें हो रही थी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर
को तरह तरह के ड्रामे, तरह तरह के धमकियाँ, तरह तरह के उनको टेलीफोन आते, तरह तरह के पेपरों के अंदर उनका अपमान होता था। लेकिन बाबा साहब बिल्कुल किसी बात से किसी से डरे नहीं। वो लगातार इस संघर्ष को आगे ले जाते रहे। उन्होंने ये कहा कि मेरा समाज जो है, मैं भी अलग स्टेट चाहता हूँ। जैसे मुसलमानों के लिए पाकिस्तान है, इसी तरह मेरे लिए भी अलग है। मैं कभी भी इस हिंदू समाज में नहीं रहना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा कि मेरे को भी अलग स्टेट इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि मेरा जो समाज है अपने बलबूते पर अच्छी तरह से आगे बढ़ सके। वो तभी बढ़ पाएगा अगर मेरे समाज को अच्छी तरह से उनको पूरी तरह से मदद कर दी जाएगी। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष के कारण 1919 में कुछ अधिकार मिले और 1919 के बाद बाबा साहब लगातार इस समाज के लिए लड़ते रहे। कभी इंग्लैंड, कभी इंडिया, कभी इंग्लैंड, कभी इंडिया। तो वो बकायदा लड़ते रहे, बकायदा जाते रहे और आखिरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह के कारण, उनके संघर्ष के कारण उन्होंने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडॉनल्ड को मजबूर किया कि भाई ये जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है गांधी एंड कंपनी के लोग, इनको आज़ादी देने से पहले कम से कम मेरे देश में आकर मेरे लोगों के हालात को देख ले, मेरे लोगों की हालत को देख लें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़े लिखे एक महान महापुरुष थे। उन्होंने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को इतना मजबूर किया, इतना कन्विंस किया कि उन्होंने फरवरी 2028 के अंदर 3 फरवरी 1928 के अंदर इस देश के अंदर एक कमीशन को भेजा जिसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो ही देश के अंदर आया, लाहौर पहुंचा, तो जहां की इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसका विरोध किया कि साइमन गो बैक। और किसी ने ये नहीं बताया कि साइमन क्या चाहता था और कांग्रेस पार्टी क्या चाहती थी। जब उसका विरोध हुआ, लाला लाजपत राय जो कि पंजाब के रहने वाले थे, जिनका गांव का नाम था टुड्डी के, वो उस डेमोन्स्ट्रेशन के आगे आगे चल रहे थे और लाठी चार्ज हुआ। लाला लाजपत राय के लाठी लगी, लाला लाजपत राय ख़त्म हुए। लेकिन ये किसी ने नहीं बताया था, किसी पेपर में नहीं, किताब में नहीं, कि भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्या चाहते थे। बाबा साहब तो चाहते थे, लेकिन कांग्रेस क्या चाहती थी। लेकिन उन्होंने बाइकाट किया साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन को सारे देश में घुमाया गया, दिखाया गया। उनको एक एक गाँव में ले जाकर ये दिखाया गया कि जहाँ के दलित समाज की हालत क्या है, जहाँ के दलित समाज की हालत देख लो ये क्या है। और साइमन जो था वो खुद अपने उनके साथ देखता गया हर गांव में जा जाकर। आखिर में क्या हुआ, जब साइमन दिल्ली से लखनऊ जा रहा था तो रास्ते में कानपुर के पास एक मंदिर आया। तो मंदिर के पास गाड़ी को रोका गया और कहा गया, क्योंकि ये लोगों ने बोल दिया था, जहाँ के दलित समाज के लोगों को डरा दिया था, धमका दिया था कि एक अंग्रेज़ आ रहा है, आपसे कोई पूछे कि तुम्हें पानी पीने की इजाज़त है कुओं में, सब के बराबर तो बोल देना हमें पानी पीने की इजाज़त है। और आपको बोले कि पढ़ने की इजाज़त है, बोल देना हमें पढ़ने की भी इजाज़त है। और आपको ये बोले कि मंदिरों में पूजा पाठ करने की भी इजाज़त है, तो आप बोल देना कि हमें मंदिरों में पूजा पाठ हमें करने की इजाज़त है। कानपुर के पास गाड़ी को रोक लिया गया। एक दलित समाज की माता जी को बुला लिया गया और उसको साइमन ने पूछा कि आपको मंदिरों में जाने की इजाज़त है। हमारे समाज की महिला ने बोल दिया, हम खूब जाती हैं, हम खूब घंटियाँ बजाती हैं, पूजा पाठ करती हैं। जब ये बात सुनी तो साइमन ने डॉक्टर अम्बेडकर को कहा, उन्होंने बोला भाई आप तो कह रहे हैं कि हमें मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन माता जी तो कह रही है कि हमें मंदिरों में जाने की इजाज़त है। तो बाबा साहब एक महान महापुरुष, उन्होंने देखा कि मंदिर में गुलाब का फूल लगा हुआ है। उन्होंने पूछा कि माता जी वो जो गुलाब का फूल अंदर है वो तोड़ कर लाओ। अब माता जी मंदिर के अंदर जाएगी तभी तो गुलाब का फूल टूटेगा। जब देखा माता जी ने भाई मैं मंदिर में जाऊंगी तो ये लोग मुझे मार देंगे, अब उसने मंदिर में जाने से इनकार कर दिया।
तो साइमन कमीशन ने उतरा, सर जॉन साइमन, उसने माता जी का हाथ पकड़ा और पकड़कर मंदिर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। जब मंदिर के पास माता जी पहुंची, उन्होंने सीढ़ियों को पकड़ लिया बड़ी ज़बरदस्त। जब सीढ़ियों को पकड़ लिया तो वो सीढ़ी नहीं छुड़ा सका, क्योंकि जो अंग्रेज़ था मुर्गे मर्गे खाने वाला, वो हमारी माता जी की पकड़ को नहीं छुड़ा सका, क्योंकि हमारी माता जी ने भी तो मोटा माल खाया हुआ था, वो कौन सी कमज़ोर थी। आखिर वो उन्होंने लिख दिया कि इनको मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं है। उसके बाद आगे गए, आगे गाड़ी को रोका गया, उसी गांव के पास रोका गया, तो वहाँ पर ये जाटों का कुआं था, जाट समाज का, जाटों का नहीं, जाट समाज का, क्योंकि जाट हो जाता है, जाट समाज का कुआं था। वहाँ पर हमारे समाज के एक बुज़ुर्ग को बुलाया गया और वह उनको बोला कि तुम्हें पानी पीने की इजाज़त है, कुओं में पानी निकालते हो? कहता हम खूब निकालते हैं, क्योंकि उस हमारे बुज़ुर्ग को डरा दिया था, धमका दिया था कि भाई आपने ये बोलना हमें कुओं में पानी पीने की इजाज़त है। आप आगे वो लठ लिए, वो आगे जाट खड़े हुए थे, उन्होंने देखा, जब उन्होंने देखा कि जाट आगे खड़े हुए हैं, साइमन ने बोला कि कुएं में से पानी निकालिए। जब देखा हमारे बुज़ुर्ग ने, हमारे समाज के, उन्होंने बुज़ुर्ग ने देखा कि भाई आगे जाट बैठे हुए हैं, ये तो गोरा आज से चला जाएगा जो अफसर है, और जिसके जाते तो ये मेरा क्या हाल करेंगे। वो वहीं पर ही साइमन के पाँव में बैठ गया, वो पानी निकाल नहीं सका, तो साइमन ने लिख दिया कि इन लोगों को पानी भी पीने की इजाज़त नहीं है, आम लोगों के बराबर। उसके बाद लखनऊ पहुंचा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन लखनऊ आया, आने के बाद उसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ मिलकर सारी बात पर चर्चा की, और डॉक्टर अम्बेडकर ने सारे देश के हालात को उनके सामने रखा, और जो कि उन्होंने प्रैक्टिकली अपने आंखों से भी देख लिया कि देश के अंदर, इस देश के अंदर इन गुलामों को, इनकी बहुत बुरी हालत है, जिनके बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा ये दलित समाज की बहुत भैड़ी हालत है, उन्होंने उसमें लिख दिया। और उन्होंने 30 नवंबर 1930 को एक रिपोर्ट पेश की, रिपोर्ट दे दी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर एमजे मैकडॉनल्ड को। उसकी रिपोर्ट पर, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर 1931 के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी को, खैर मैं तो महात्मा नहीं कहता, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी महात्मा नहीं कहा था, उन्होंने बुला लिया वहाँ पर। उन्होंने बोला भी गांधी, महात्मा गांधी आप आज़ादी मांग रहे हो, तुम्हें आज़ादी देनी भी चाहिए, आपको आज़ाद करना भी चाहिए, लेकिन मैं तेरे से पूछता हूँ, ये जो रिपोर्ट मेरे पास आई है साइमन कमीशन ने दी है, इसके मुताबिक तुम्हारे ही देश में रहने वाले 1 करोड़ों की लोग में जो तुम्हारे गुलाम है सदियों से, अब ये मुझे बताइए उनको आज़ादी कौन देगा। और आज मैं ये कह देना चाहता हूँ, ऐ गांधी, आज़ादी मांगने से पहले जो तुम्हारे गुलाम हैं उनको आज़ादी कौन देगा। इसलिए जाइए, आपको आज़ादी नहीं दी जाएगी जब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दस्तखत नहीं करते, सहमत नहीं होते। अब गांधी वहाँ से वापस आ गए देश के अंदर। जब वापस आ गया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बड़ा विरोध हुआ। सारा देश एक तरफ कह रहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर ये हमारा घर का मामला है, पहले आज़ादी मिलनी चाहिए, उसके बाद हम इसको सुलझा लेंगे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कौन से देश की बात कर रहे हो, अरे मेरे देश में तो मेरे लोगों के लिए मकान तक नहीं है, कॉलेज तक नहीं है, स्कूल तक नहीं है, पानी पीने के लिए मेरे समाज के लिए कुओं तक नहीं है, और मेरे समाज के लिए आप कहते बोलिए कि भारत देश महान, मैं इस भारत देश को अपना देश मानूं कैसे। ये देश के अंदर मेरे समाज के लिए 1 इंच ज़मीन भी खाली नहीं है। इसलिए ये सारे देश के लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर को बड़ा डराया, धमकाया, परेशान किया। लेकिन बाबा साहब जो कि एक दुनिया की सबसे पढ़ी लिखी एक शख्सियत सी, पढ़ी लिखी ताकत सी, पढ़े लिखे एक महापुरुष था, उसको ये इस देश के एक BA या LLB करने वाले लोग उनको क्या डरा धमका सकते थे, उनको क्या पीछे कर सकते थे। क्योंकि बाबा साहब के अंदर जो कन्विंसिंग पावर थी, दूसरे के अंदर अपनी बात को रखने की जो पावर थी, ताकत थी, वो इनमें किसी में नहीं थी।
इसलिए कन्विंसिंग पावर का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कन्विंसिंग पावर तभी आएगी जब हम एक दूसरे की नहीं बल्कि दुनिया भर के इतिहास को पढ़कर एक लायक बनेंगे। क्योंकि जो लायक सबसे बड़ा लायक होता है उसी के अंदर कन्विंसिंग पावर होती है। तो बाबा साहब नहीं घबराए, वो नहीं डरे किसी धमकी से भी। अब उसके बाद 18 अगस्त 1932 को एक कम्युनल वार्ड की अनाउंसमेंट हुई, जिसके तहत डबल वोटिंग का अधिकार मिला हमारे समाज के लिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बेहद प्रयासों के बाद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडॉनल्ड ने 18 अगस्त 1932 को, क्योंकि कई दफ़ा 17 अगस्त भी कह देते हैं लोग, लेकिन 18 अगस्त 1932 को उन्होंने कम्युनल वार्ड की अनाउंसमेंट की, जिसके तहत डबल वोटिंग का अधिकार मिला। जब डबल वोटिंग का अधिकार मिला, उस वक्त महात्मा गांधी को भी इंग्लैंड में बुला लिया गया था, लंदन में बुला लिया गया था, और भी नेता इनके वहाँ पहुँच चुके थे, और डॉक्टर अम्बेडकर की वहाँ पर थे। लेकिन वहाँ पर इस कम्युनल वार्ड के बारे में वहाँ पर कोई भी नेता विरोध नहीं कर पाया, क्योंकि हमारा देश तो अंग्रेज़ों के अंदर था। जब विरोध नहीं कर पाया, ये महात्मा गांधी जो था ये वहाँ तो मान गया, इंग्लैंड में तो मान गया, क्योंकि हमारा देश तो अंग्रेज़ों के अंदर था। वहाँ कोई भी वो नुक्ताचीनी या क्रिटिसाइज नहीं कर पाया। लेकिन जो ही वो बम्बे पहुँचा, उसने आते ही बोल दिया कि मैं इसको नहीं होने दूंगा, मैं इसको नहीं लागू करने दूंगा, ये मेरी मौत पर ही लागू होगा। आप ये देखिए डबल वोटिंग क्या चीज़ है। पहला रिजर्व सीट है और दूसरा जनरल सीट है। रिजर्व सीट पर सिर्फ एससी ही खड़ा होगा, एससी ही वोट डालेंगे, दूसरे लोग वोट नहीं डालेंगे। अब जनरल सीट पर एससी भी खड़ा होगा, जनरल भी खड़ा होगा, एससी भी वोट डालेंगे और जनरल भी वोट डालेंगे। इनको कहते हैं डबल वोटिंग। अब जो रिजर्व सीट पर उस पर चुनकर एमपी आते थे, वो तकरीबन 88 के करीब थे, 88 एमपी जो रिजर्व सीट पर चुनकर आते थे। अब आगे आ गया कि जनरल सीट है। जनरल सीट पर हमारे लोग उन्हीं को वोट डालते जो हमारे हित की बात करते। एक तो रिजर्व सीट पर एक वोट हमारा हो गया, और दूसरा जनरल सीट पर दूसरा वोट हो गया। अब 188 एमपी तो हमारे आते थे चुनकर। अगर जनरल सीट से हम उसी को वोट डालते जो हमारे हित की बात करता। अब ये बताइए आप कि 88 एमपी हमारे रिजर्व सीट से, और उसके बाद जितने भी चुनकर आते, 40 आते, 50 आते, कितने भी चुनकर आते अनरिजर्व सीट से, जनरल से, तो दोनों को मिलाकर ये बताइए कि गवर्नमेंट किसकी बनती। आप बताइए कि गवर्नमेंट दलित समाज की बनती नहीं बनती। और दलित समाज जो कि गरीबी से जूझ रहा था सदियों से, अब वो अमीर बन सकता था उसी वक्त, उसी कम्युनल वार्ड के तहत। आप बताइए, इस गांधी ने वहाँ तो नहीं बोला, जब उसने वहाँ विरोध किया, जीव जहाँ आ गया, बम्बे पहुँचा, तो गवर्नमेंट ने इसको पकड़ के जरदा जेल पुणे में इसको बंद कर दिया। जरदा जेल पुणे में बंद कर दिया, क्योंकि बाबा साहब के खिलाफ तो लोग 1913 में से ही थे। बाबा साहब को तो धमकी मिल रही थी, 1913 से ही मिल रही थी, लेकिन बाबा साहब अकेले वो घबराए नहीं। जब पूना में बंद कर दिया, इस पूना में भी इस महात्मा गांधी ने व्रत रख दिया। जब व्रत रख दिया तो सारे का सारा देश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ हो गया। सारे का सारा देश ने धमकियाँ देनी शुरू कर दी पेपरों में, जहाँ तक कि दुनिया भर के पेपरों के अंदर भी जब बाबा साहब का नाम इन्होंने इतना बदनाम किया, इतने उनके ऊपर उंगली उठाई। और साथ ही साथ मैं एक आधा आपको बता देना चाहूँगा कि इस गांधी ने जहाँ तक तो बोल दिया था, गांधी ने बोल दिया था कि ये जो डॉक्टर अम्बेडकर है, ये जहाँ का रहने वाला नहीं है, ये बाहर से आया हुआ है, और जहाँ के गरीब लोगों को, अनपढ़ लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, ये देश का रहने वाला नहीं है। जब ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पहुंची, अब डॉक्टर अम्बेडकर को बड़ा परेशानी हुई कि जिस देश के अंदर मैंने जन्म लिया, जिस देश के अंदर मैं संघर्ष कर रहा हूँ, इस गांधी ने तो मेरा पत्ता ही साफ कर दिया।
इसने तो मेरे को मानता नहीं थी। अब उन्होंने इस बात से प्रभावित होकर, इस बात को देखकर कि गांधी जहाँ तक तुला हुआ है कि मेरा नाम भी वो काटना चाहता है, मेरे नाम को भी बदनाम करना चाहता है, मेरे नाम को मिट्टी में मिलाना चाहता है, उन्होंने 1927 के अंदर महारों को इकट्ठा किया। महाराष्ट्र के महारों को उन्होंने इकट्ठा किया 1927 के अंदर। जब 1927 के अंदर महाराष्ट्र के महार इकट्ठे हुए तो उनको देखकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के जो दलित समाज के लोग थे वो भी इकट्ठे होकर महारों के साथ मिल गए। जब चारों स्टेटों के दलित समाज के लोग एक हो गए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को उस वक्त बहुत खुशी हुई और उन्होंने इन सब का 1931 के अंदर अनटचेबल बना दिया था। अनटचेबल कमेटी बना दी थी, अछूत बना दिए थे। लेकिन बाबा साहब का संघर्ष जारी रहा आगे तक। मैं फिर पीछे आ जाता हूँ इसी बात को लेकर, क्योंकि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये संघर्ष चल रहा था और गांधी को जर्दा जेल पुणे में बंद किया हुआ था और सारे के सारे लोग कहते कि बाबा साहब गांधी की जान को बचाइए, गांधी को बचाइए, महात्मा गांधी की जान को बचाइए, क्योंकि आपके बिना इस महात्मा गांधी की जान को कोई बचाने वाला नहीं है। और बाबा साहब कह रहे थे कि भाई ऐसा है, मैं गांधी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि गांधी मेरे साथ रहे। लेकिन अब गांधी ने जब मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा तो गांधी मरया नहीं, जब सिखों ने मांगा अधिकार मांगे तो गांधी मरया नहीं, जब पारसियों ने अधिकार लिए तो गांधी मरया नहीं, गांधी ने व्रत नहीं रखा। जब मुसलमानों ने लिए तो नहीं, जब पारसियों ने तो नहीं, जब क्रिश्चियनों ने लिए तो नहीं। अब जब मैं दलित समाज के लिए अधिकार लेकर आया हूँ तो गांधी ने व्रत रख दिया। अच्छा होता, क्योंकि इनके पूर्वजों की, इनके दादा परदादों की मेहरबानी है जिसकी वजह से मेरा समाज आज इस गरीबी में है या इस हालत में है। अगर इनके पूर्वजों ने, इनके दादा परदादों ने मेरे समाज के लोगों को गले से लगाया होता, उनसे प्यार किया होता तो आज मेरा समाज की ये हालत ना होती। उसको देखते हुए गांधी को तो मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन गांधी ने मेरा ही विरोध कर दिया। और गांधी ने जहाँ तक मेरे खिलाफ और मेरे समाज के लोगों के अधिकारों के खिलाफ व्रत रख दिया है। अब इन बातों को देखकर, इन हालात को देखकर आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास कस्तूरबा गांधी और कई महिलाएं, जिनमें कस्तूरबा गांधी तो उनकी पत्नी थी और उसके बाद कमला नेहरू और बहुत सी महिलाएं, जिनमें सुचेता और भी कई थी, वो भी आई बाबा साहब की कोठी पर बम्बे, जिसको राजगृह कहते हैं। राजगृह में बाबा साहब रहते थे, क्योंकि वो बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको उनकी हिफाजत के लिए वहाँ रखा हुआ था कि कोई ऐसी घटना ना हो जाए कि बाबा साहब के ऊपर कोई हमला हो जाए तो बाबा साहब हमारे बीच में चले जाए। तो ये जब कोठी पर पहुँची, एक कहती मेरे पति की जान बख्श डॉक्टर अम्बेडकर, एक कहती मेरे बापू की जान बख्श। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जब सब लोगों ने अपने अपने अधिकार ले लिए, उस वक्त तो महात्मा गांधी ने व्रत नहीं रखा, ख़त्म नहीं हुआ। अब महात्मा गांधी ने व्रत रख दिया है। जाइए, अगर गांधी परसों मरता था, आज मरते हैं, मुझे गांधी को लेना देना नहीं, क्योंकि मेरे अपने समाज के हक और हकूक़ के लिए मुझे लड़ना है। उनको भेज दिया। 5 तारीख को जब जो आई थी, आखिर 17 सितंबर को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को एक बहुत बड़ी धमकी आई, जिसके साथ कहा गया कि डॉक्टर अम्बेडकर कि अगर गांधी मर गया, गांधी जिंदा ना रहा, तो ना तो हम तुम्हारे को जिंदा छोड़ेंगे और ना तुम्हारे समाज को जिंदा छोड़ेंगे, ना हम तुम्हारे को जिंदा छोड़ेंगे, ना हम तुम्हारे समाज को जिंदा छोड़ेंगे। और उस वक़्त बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बड़ी परेशानी हुई, बड़ी दिक्कत हुई। और ये देखिए कि उस वक़्त डॉक्टर अम्बेडकर को इतनी परेशानी हुई, एक तरफ तो हज़ारों दलितों के अधिकारों का सवाल था और एक तरफ गांधी की ज़िंदगी बचाने का सवाल था। आप ये देखिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर उस वक्त क्या गुजर रही होगी, क्या उन पर बीत रही होगी, क्या उनकी सेहत पर कितना असर पड़ रहा होगा कि जब डॉक्टर अम्बेडकर को ऐसी धमकियाँ वहाँ से आने लगी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाय पीते थे,
5-5 मिनट बाद, आधे घंटे बाद वो सोचते रहते थे, टहलते रहते थे इस फिक्र के कारण कि अब क्या होगा, क्योंकि मेरा समाज तो अभी तैयार नहीं है। अगर गांधी की कोई ऐसी होगी, गांधी ख़त्म हो गया तो मेरे समाज का क्या हाल होगा। इसलिए वो इसी बात के लिए सोच रहते थे। सारी रात उनको नींद नहीं आती थी। सुबह हुई, रात हुई, दोपहर को हुई, और वो इसी बात पर ही हमेशा घूमते रहते थे, सोचते रहते थे। सोचते सोचते आखिर एक दिन उन्होंने ये फैसला किया कि मेरे समाज के लिए, चाहे मुझे ज़िंदगी भी मेरी चल जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अपने समाज के हक और हुकूक के लिए, अधिकारों के लिए आखिरी दम तक संघर्ष करता रहूँगा। आप 20 सितंबर 1932 को गांधी ने 12 बजे पानी पीना भी छोड़ दिया। जहाँ महात्मा गांधी ने 12 बजे पानी पीना भी छोड़ दिया 20 सितंबर 1932 को, उस वक्त बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बड़ी तकलीफ़ हुई, बड़ी परेशानी हुई कि गांधी ने पानी पीना भी छोड़ दिया। और मेरे को लगातार देश के लोगों ने धमकियाँ देनी शुरू की हुई है, मुझे नींद तक नहीं आती, मुझे ये लोग परेशान कर रहे हैं। अब उसके बाद उस वक़्त आप ये देखिए कितना ये कांग्रेस का गांधी डॉक्टर अम्बेडकर को कितना परेशान कर रहा है। एक गरीबों के अधिकारों के लिए, जिनके लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी ज़िंदगी लगा दी, अब ये कांग्रेस का गांधी बार बार उनको परेशान कर रहा है। और गांधी ने कभी भी ये नहीं कही कि डॉक्टर अम्बेडकर मैं तेरे साथ हूँ। अब बाबा साहब को जब महसूस हुआ, बाबा साहब को जब बात हुई, तो उन्होंने और भी उनके ऊपर बड़ा असर हुआ, तो उन्होंने जहाँ तक कि कह दिया अब मैं क्या करूँ। लेकिन कोई बात नहीं है। एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पक्के इरादे से इस दलित समाज के लिए अड़े हुए थे, और दूसरी तरफ गांधी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस अधिकार को, जो ने डबल वोटिंग का अधिकार लिया था, उसको ख़त्म करने के लिए वो गांधी लगा हुआ था। अब ये देखिए, एक गरीबों की जो गरीबी है उसको दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने तो बाबा साहब की मदद करने की बजाय गांधी ने बाबा साहब को परेशान करना शुरू कर दिया कदम कदम पर। आखिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मजबूर होकर 24 सितंबर 1932 को जर्मदा जेल पुणे में जाकर महात्मा गांधी के साथ शाम को 5 बजे समझौता करना पड़ा, जिसको पूना पैक्ट कहते हैं, जिसके तहत उस अधिकार को छोड़ दिया गया जिससे दलित समाज के लोग राजे बनते थे। अब जो वो अधिकार रह गया जो रिजर्व सीट का आज आ रहा है, आज रिजर्व सीट पर चाहे किसी भी पार्टी का हो, जो रिजर्व सीट से चुनकर रहते हैं, आज उसी दिन बाबा साहब ने बोल दिया था कि गांधी आज से चमचे पैदा होंगे। ये आज कोई भी पार्टी से जो चुनकर रिजर्व सीट पर रहता है, वो उस पार्टी का चमचा होता है, और उस पार्टी का जो प्रेसिडेंट होता है, आपने देखा होगा कि सड़क पर एक मदारी बंदर को नचाता है, और बंदर जैसे भी कहता डांस कर, वो डांस करता है, वो कहता नाच, वो नाचता है। और उसी तरह जो आज रिजर्व सीट पर चुनकर आते हैं लोग, वो अपनी उस पार्टी के प्रेसिडेंट के इशारे पर चलते हैं। वो जैसा इशारा करेगा वैसा ही रिजर्व सीट से वो जो चुनकर आया उनकी बात मानेगा। तो बाबा साहब ने जब ये बोला कि भाई ये जो है गांधी आज से चमचे पैदा होंगे, और आप उन चमचों की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 4 किस्में बताई थी, चमचा, पिट्ठू, दलाल और औजार। और इन चमचों को उस वक्त प्रयोग किया जाता है, उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है कि अच्छे इंटेलेक्चुअल, अच्छे नेता के खिलाफ चमचों को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि चमचे की अपनी कोई भी ताकत नहीं हुआ करती। चमचे की एक ही बात होती है कि उस नेता के खिलाफ काम करना। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस बात से जब उन्होंने बोला कि आज से चमचे पैदा होंगे, उन चमचों को ख़त्म करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक अनाउंसमेंट की थी कि मैं इसकी जगह पर एक पॉलिटिकल पार्टी दूंगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वो 1942 के अंदर जो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, उसके बाद 1942 में मैं फिर पीछे आ जाना चाहता हूँ, जो कि
1931 के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अनटचेबल बना दिया था। उसके बाद बाबा साहब का संघर्ष जारी रहा और 1942 के अंदर 1942 के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनी 1942 के अंदर और 1950 के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने SC प्लस ST को एक कर दिया, क्योंकि ST के लोग भी बाबा SC के साथ नहीं मिलते थे। और 1954 के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर ने SC प्लस ST प्लस OBC को एक कर दिया और 1954 के अंदर ही उन्होंने SC प्लस ST प्लस OBC प्लस माइनॉरिटी को एक कर दिया। कहने का भाव दिया उन्होंने जाति के आधार पर, समाज के आधार पर तोड़े लोगों को एक कर दिया। आप पूना पैक्ट की बात मैं फिर वहीं आ रहा हूँ। जब दस्तखत हो गए पूना पैक्ट पर, उसके तहत बाबा साहब ने कह दिया कि आज के बाद चमचे पैदा होंगे। उन चमचों को ख़त्म करने के लिए उन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी ये। और 1952 के अंदर, बल्कि 52 से पहले 1942 के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई। उसको बनाने के बाद जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 1952 के अंदर बम्बे की इलेक्शन में हरा दिया गया, उसके बाद हराने के बाद उनके प्राइवेट सेक्रेटरी से कुदरतकर से उसको हराने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भंडारा की इलेक्शन में भी हटा दिया गया। 1954 में हरा दिया गया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत परेशान हुए, बड़े दुखी हुए कि मेरे से ज़्यादा ये देश के अंदर को पढ़ा लिखा नहीं है, जहाँ तक कि पार्लियामेंट के अंदर, जिस पार्लियामेंट के अंदर मेरे संविधान लिखे हुए संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली जाती है और उस पार्लियामेंट में के अंदर मुझे जाने नहीं दिया जिंदे जी। ऐ मेरे समाज के लोगों, ये देखिए उस गांधी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कितना परेशान किया, कितना दुखी किया था। तो इसलिए क्या हम लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अपमान का बदला लेने के लिए हमें कांग्रेस पार्टी को मिट्टी में मिलाना नहीं चाहिए था? इसलिए आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 1942 के अंदर, बल्कि 52 के अंदर भी उनको हरा दिया गया। तो जब वो बाबा साहब आराम से नहीं बल्कि बड़ी सोच में बैठे हुए थे कि आज मेरे लिए इस देश के लोगों ने मेरी लियाकत, मेरी एजुकेशन का फ़ायदा नहीं उठाया, क्योंकि आज मेरे को उन्होंने किनारे कर दिया है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कितने दुखी होंगे। आज मेरे समाज के लोग कह देते हैं हमें क्या मिला। आज मैं उनसे पूछता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर को क्या मिला, साहब कांचीराम को क्या मिला और अजीत गौतम को क्या मिला। खैर मैं उनके मुकाबले में तो नहीं, लेकिन ये बात आ जाती है जब क्या मिला। तो इसी बात को लेकर डॉक्टर अम्बेडकर ने को एक OBC के होते थे मिस्टर चौरसिया थे, गौरी शंकर पाल थे और दूसरे थे एडवोकेट पासी बरादरी के राम सहाय, शिवदयाल सिंह चौरसिया जो कि OBC में थे और बाद में मेंबर राज्यसभा भी बने, जाके 94 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई थी। और शिवदयाल सिंह चौरसिया जो कि तमोली कम्युनिटी को बिलोंग करते थे और दूसरे गौरी शंकर पाल जो पाल कम्युनिटी को बिलोंग करते थे और तीसरे जो राम सहाय जो पासी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, उनको राय बहादुर भी कहा जाता है और उनकी कोठी चारबाग लखनऊ के पास है। इन तीनों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बुलाया पटना के अंदर। वहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा लोग थे। उसमें कहा गया कि बाबा साहब आज से हम आपको अपना नेता मानते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बड़ी खुशी, आंखों में बड़ी खुशी आई, आंखें झलक पड़ी कि आज मुझे पता लग गया कि मेरे साथ 1 लाख लोग हैं। ठीक 3 महीने बाद लखनऊ के अंदर दूसरी मीटिंग हुई जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बुलाया गया। उसमें 5 लाख से ज़्यादा लोग थे। 5 लाख लोगों की भीड़ को देखकर, लोगों के इकट्ठ को देखकर, जिसमें OBC और SC ST के लोग थे, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत ही खुशी से कहा कि आज अगर मुझे ये पता होता कि मेरे साथ इतने लोग हैं। 1932 के अंदर जब पूना पैक्ट पर मुझे मजबूरी में दस्तखत करने पड़े,
मैं दस्तखत बिल्कुल न करता। एक गांधी तो क्या, अगर 100 गांधी भी मर जाता तो भी मैं पुनः पेट पर दस्तखत कभी ना करता। इसलिए आज मैं बड़ा खुश हूँ कि आज इतने लोग मेरे साथ हैं। उन्होंने वही बोल दिया था जिस दिन SC ST के लोग एक हो गए, इस देश के अंदर ये दोनों की हुकूमत होगी, क्योंकि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न बना दिया है, क्योंकि आर्टिकल 340 के तहत मैंने OBC के लोगों को भी 27% दे दिया है। और मैं ये अपील करता हूँ SC ST और OBC के लोगों को कि आप एकजुट हो जाइए और हुकूमत और राज करें। इसलिए तो उन्होंने उसी दिन खुश होकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1954 में खुश होकर जो शेड्यूल का फेडरेशन एक पॉलिटिकल पार्टी 1942 में बनाई थी, उन्होंने भंग कर दी और उसकी जगह पर उन्होंने एक नई पार्टी दी जिसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जल्दी ही 6 दिसंबर को हमारे बीच में चले गए और 1957 के अंदर दादा साहब गायकवाड़ की प्रेसिडेंटशिप के अंडर इलेक्शन हुई, जिसमें RPI ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो ये मैंने पुनः पेट पर आपके बीच में बता रहा था। और साथ ही साथ मैंने ये भी बह दिया कि डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा दुखी रहते थे, परेशान रखते थे, क्योंकि इस समाज के अंदर इतने चमचे पैदा हो चुके थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ, रूलिंग पार्टी के साथ मिलकर डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध तो किया, लेकिन समाज का उन्होंने बहुत नुकसान किया। मैं आज आपको 4 दिसंबर 1956 की बात बताने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि 4 दिसंबर 1956 को इसको मैंने आखिरी मुस्कुराहट के रूप में मैंने लोगों को बताया है। 4 दिसंबर 1956 को बाबा साहब लॉन में बैठे हुए थे, तो और हम लोग अंदर कुर्सियाँ बिछाई हुई थी, दरियाँ बिछाई हुई थी। तो एक था भगत अमी चंद, जो भगत अमी चंद था जो हरिजन लीग का प्रेसिडेंट था, जो कि कांग्रेस पार्टी ने इसको पोस्ट दी हुई थी। ये अपने कुछ साथियों के साथ आया और बाबा साहब जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। ये लंबा चौड़ा था, सिर पर टोपी पहनी हुई थी। आते ही इनको लोगों ने पूछा, उन्होंने पूछा लोगों से, बाबा साहब ने कि भाई ये कौन आ रहा है? वो कहते थे भगत अमी चंद आ रहा है। उन्होंने बोला ये नलायक काय के लिए आ रहा है, ये मेरा भी टाइम ख़राब कर रहा है। खैर इतने में भगत अमी चंद आ गया। आकर उसने अपने सिर से टोपी उतारी, टोपी उतार के बाबा साहब के पाँव को साफ करने लगा। तो बाबा साहब से पूछा, भाई तू जहाँ काय के लिए आया? कह रहा जी मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि भाई तू तो 2 साल से, जब से तू मेरे खिलाफ बोल रहा है, मुझे गाली दे रहा है, मुझे अनशन बोल रहा है, आशीर्वाद तो तू मेरा 2 साल से ले रहा है, अब तुझे मेरे से क्या लेना? अब इतने में सोनलाल शास्त्री पास बैठे हुए थे, सोनलाल शास्त्री पास बैठे थे और वो कह रहे भी तू बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ क्यों बोलता है? तो भगत अमी चंद ने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी उन्हीं को पोस्ट देती है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ बोले, इसलिए हम जितना भी बाबा साहब के खिलाफ बोलते हैं उतना हमारी इज्जत होती है, हमारा मान सम्मान होता है। इस बात पर डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं बड़े दुख से बात कह रहा हूँ और मुझे कई दफ़ा रोना भी आ जाता जब मैं उस सीन को देखता हूँ। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि भाई जैसे एक मालिक अपने कुत्ते को रोटी का टुकड़ा देता है, वो ताज जिंदगी अपने मालिक के लिए एक रोटी के टुकड़े पर पूछ हिलाता रहता है, तू अपने मालिक को भूलना मत। इतने में भगत अमी चंद को और बहुत से लोगों ने बोला भाई तुम इतना बोल, तूने ये बोला वो बोला, तूने हमेशा बाबा साहब की बेइज्जती की, तुम्हें नहीं करना चाहिए। खैर जब देखा भगत अमी चंद ने कि सारे के सारे लोग मेरे खिलाफ हैं, खिलाफ तो होना ही था, वो उठकर उसी टोपी को बाबा साहब के पाँव को साफ करके सिर पर रखा और बाबा साहब को पाँव को हाथ लगा के वो चलता बना। जब भगत अमी चंद चल दिया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि ऐसे नालायक अगर मेरे समाज में ना होते, मतलब परस्त, तो मैं अपने समाज के हित के लिए लड़ाई कई साल पहले जी चुका होता। तो है मेरे समाज के लोगों, हमें अपने समाज के हित के लिए काम करना चाहिए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत।